आगे बढ़ते हुए जो राजस्थान की बात आई तो मुझे 2 पंक्तियाँ याद आती हैं। नमन है तुझको वंदन है, नमन है तुझको वंदन है, हे मातृभूमि अभिनंदन है, हे मातृभूमि अभिनंदन। क्योंकि राजस्थान जो है मेरी भी मातृभूमि रही है, तो जब राजस्थान की धरा की बात आती है, जो सतरंगी परिवेश है और जो अ, जीवंत संस्कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो उसी के संदर्भ में मातृभूमि को याद करते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की पारंपरिक कला में सुलेखन की। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जयपुर दरबार के कुशल चित्रकारों की 7वीं पीढ़ी के सिद्धहस्त पारंपरिक चित्रकार श्री वीरेंद्र बन्नू जी को। एक ओर जहाँ इन्होंने अपने पिता महान चित्रकार श्री बन्नू जी से पारंपरिक कला की बारीकियां सीखी हैं, तो दूसरी ओर विधिवत महाविद्यालयी कला शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की है। इनके चित्रों में गूढ़ कला बोध तो है ही, पारंपरिक कला की सौंधी महक भी अद्भुत सौंदर्य इनके चित्रों को प्रदान करती है। अपने चित्रों में इन्होंने भी सुलेखन कला का प्रयोग किया है। तो एक कलाकार की दृष्टि से सुलेखन कला पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित हैं श्री वीरेंद्र बन्नू। सभी यहाँ पर इस वेबिनार में जुड़ने वाले सभी लोगों को, सभी सम्मानित जनों को मेरा अभिवादन। आप सभी गुणीजन हैं, आपने सभी ने इसमें बहुत कुछ बोला है और मुझ जैसे एक छोटे से कलाकार को यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, BHU का बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से डॉक्टर सुरेश जी का मैं आभार मानता हूँ। तो मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही बोलूँगा, क्योंकि पहले ही मेरे से पहले जो विद्वानों ने बोला है वो आपको इतिहास के बारे में, सुलेखन के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और हमने जाना उनसे। मैं इसको रिलेट करता हूँ पेंटिंग से कैलीग्राफी का। पेंटिंग और कैलीग्राफी का क्या कोलैबोरेशन रहा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इसका कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ जैन शैली के जो पोथी ग्रंथ आते थे, पोथियाँ बनी, ग्रंथ बने, तो जैन शैली के विस्तार के लिए बने। तो उसमें जो जैन संत होते थे वो उन पोथियों को लेकर और उन ग्रंथों को लेकर जगह जगह भ्रमण करते थे और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसमें वो चित्र बनाते थे, तो वो चित्र लोगों को दिखाते थे और अपनी बात बोलते थे। तो वो चित्र इसलिए होता था कि चित्र से आप इजीली समझ जाते हैं। कोई भी पेंटिंग देख के, कोई भी दृश्य देखकर हम जितना इजीली समझ सकते हैं उतना कोई लेक्चर से समझने में हमें दिक्कत होगी, हम इससे ज़्यादा इजीली समझ सकें, इसलिए चित्रों का इसमें प्रवेश हुआ। तो वो पोथी चित्र कहलाए। पोथी चित्र से हम धीरे धीरे मिनिएचर्स में आए। मिनिएचर्स में जब हम देखते हैं कि रागमाला के कोई चित्र बने हैं या किसी शैली के कोई 12 मासा बना है किसी शैली में, तो उसको दिखाने के लिए स्पेशली कि राग रागनियों के कोई चित्र बने हैं तो कौन सी राग है, तो वो ऊपर एक टाइटल दिया जाता था। तो वो उसमें कैलीग्राफी का काम होता था। तो वो कैलीग्राफर का काम होता था कि वो ऊपर उसमें लिखे, उसका टाइटल लिखे, या उस पर कोई दोहा हो तो दोहा लिखे। जैसे हमारे जयदेव की रास मंजरी आई, तो रास मंजरी के ऊपर रास मंजरी में कैसे उसको समझाएंगे, वो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण इस समय क्या कर रहे हैं, कौन सा सर्ग है, तो वो ऊपर उसमें कैलीग्राफर का काम होता था कि ऊपर उसमें टाइटल डालेगा। और कुछ जगह ये होता था कि किसी दरबार में कोई चित्र बनाया है, कोई गेस्ट आए हैं, उनका चित्र बनाया है, उनको बहुत पसंद आया है या बहुत अच्छा लगा है, तो उन्होंने उस समय उसमें कैलीग्राफर को दिया, तो वो उन्होंने उसमें डेट डाल दी, उन्होंने उसमें चित्रकार का नाम डाल दिया, उन्होंने उसमें ऊपर हेडिंग डाल दिया कि कौन अमुक व्यक्ति बैठा है, किससे मिलने आया है, और ये बैठा हुआ कौन है, खड़ा हुआ कौन है। तो ये कैलीग्राफर का काम होता था। कई बार क्या होता था कि चित्र को किसी दूसरे स्टेट को गिफ्ट किया किसी ने, तो चित्र के पीछे भी लिख दिया जाता था। तो उसमें वो एक, अगर वहां पर कोई कवि मौजूद है दरबार में, तो वो कवि ने अपनी 2 लाइनें बोली, वो कैलीग्राफर ने लिख दी हैं। या कभी राजा ने कुछ अपने उद्गार बोले हैं, तो वो उद्गार उसके चित्र के पीछे लिख दिए हैं। तो वो इस तरह के यहाँ पर जो हमारी चित्र शैली थी, जो हमारी चित्रण की
विधा थी, तरीका था, वो तरीका ये था कि जैसे भी दरबार में जब भी चित्र बनते थे राज दरबार में, तो उसमें हर चीज का, हर विधा का एक अलग कलाकार होता था। मास्टर आर्टिस्ट ड्राइंग करके देता था, उस ड्राइंग के बाद वो फर्दर आगे बढ़ती थी पेंटिंग। तो इसमें किसी ने कपड़े बनाए हैं, किसी ने उसमें ज्वेलरी बनाई है, किसी ने उसमें पेड़ पौधे बनाए हैं, ऐसे लास्ट में वो पहुंचता था फिर मास्टर आर्टिस्ट पास। तो मास्टर आर्टिस्ट उसमें फिनिशिंग करता था। फिनिशिंग के बाद मास्टर आर्टिस्ट ने फिनिशिंग कर दी, उसके बाद उसमें कोई उसका टाइटल देना होता था, तो वो एक कैलीग्राफर होता था। तो वो एक कैलीग्राफर का काम था कि ऊपर उसमें लिखे। कई जगह वो कैलीग्राफी करने वाला या कैलीग्राफर उपलब्ध नहीं है, तो कई बार उसमें चित्रकारों ने ही लिखे हैं। और कई बार ये भ्रांतियां भी हुई है कि ये चित्रकार के दस्तखत हैं। भारतीय चित्रकला में या मिनिएचर आर्ट में या ट्रेडिशनल आर्ट में ये कभी हमारी परंपरा नहीं रही कि हम चित्र पर दस्तखत करें। और ये यूजुअली तो अलाउ भी नहीं होता था, क्योंकि जो भी चित्रकार थे वो राज दरबार के प्रशय में रहते थे। तो राज दरबार का जो भी चित्र का ऑर्डर था कि आपको ये चित्र बनाना है, ये शिकार का चित्र बनाना है, दरबार का चित्र बनाना है, ये कोई व्यक्ति चित्र बनाना है, तो हम लोग उनका चित्र उनके कहे अनुसार बनाकर देते थे। इसमें आर्टिस्ट का कोई योगदान है चित्र बनाने में, ऐसा आर्टिस्ट ने कभी नहीं माना, क्योंकि वो प्रशय राज दरबार का प्रशय है, राज दरबार का आदेश है। तो राजा के कोई चित्र आप बनाकर दे रहे हैं, आप उसमें हस्ताक्षर करें, तो ये कोई मतलब तरीका भी नहीं था और उस समय गुस्ताखी मानी जाती थी। इस तरह तो फिर कभी राजा को कोई चित्र किसी ने भेंट किया चित्रकार ने, और वो चित्र उसको बहुत पसंद आया, तो उसने उसमें राजा ने अपने याददाश्ती के लिए एज अ रिकॉर्ड उसमें नीचे नाम लिखवा दिया गया। तो धीरे धीरे इस तरह ये कैलीग्राफी उसके चित्र के साथ साथ चलती रही। ऊपर एक हेडिंग डालने की परंपरा रही, उसमें कैलीग्राफर ने अपना कैलीग्राफी लिखा। फिर धीरे धीरे इसमें चित्र के साथ साथ अब हमें काफ़ी कोई चित्र ऐसे बनने लग गए कि उसमें आपको स्क्रिप्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऊपर कैलीग्राफी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर इसको कैलीग्राफी एक अलग विधा हो गई, कैलीग्राफी को लिखने का तरीका चेंज हुआ। कैलीग्राफी का तरीका चेंज हुआ मोमडन्स ने, जब उसमें मुस्लिम इन्वेडर्स ने पर्शियन स्टाइल की यहाँ पर अपनी चित्रकारी लेकर आए। उनकी चित्रकारी में उसको कैलीग्राफी को ही सजाते थे, कैलीग्राफी को बहुत डेकोरेट करते थे वो पेज को। तो इस तरह वो चीज़ देखकर राजस्थान में भी इसकी परंपरा आई। राजस्थान में भी हमने उसी को कैलीग्राफी लिखते थे और कैलीग्राफी के आसपास फूल फ्लावर से और बॉर्डर्स लगाकर उसको डेकोरेट करते थे गोल्ड से और विभिन्न तरह के कलर से। तो वो कैलीग्राफी इतनी आकर्षित हो कि आकर्षक बन जाती थी कि हम उसे पढ़ना छोड़कर उसके देखने लग जाते। तो जब देखने जाएंगे पास में तो पढ़ेंगे भी। तो ये उसको मतलब जो धर्म प्रचारक थे या जो अपने धर्म को बढ़ाना चाहते थे, तो ये लोग इस तरह की कैलीग्राफी का लोग यूज ज़्यादा करते थे। तो इसमें चित्र और कैलीग्राफी साथ साथ चलती है, हमारे राजस्थान में भी चित्र और कैलीग्राफी साथ साथ चली। फिर अब आजकल आधुनिक युग में कैलीग्राफी एक अलग विधा हो गई। इसमें खूब शोध हुए हैं, खूब लोगों ने इसमें विशेषतः देवनागरी में खूब लोगों ने प्रयोग किए, खूब कई तरह के फ़ॉन्ट्स बनाए। अब नई नई इसमें कंप्यूटर पर फ़ॉन्ट्स बना रहे हैं। लेकिन एक इसकी लिखने की जो मज़ा है, मतलब हाथ से जो लिखने का है, कैलीग्राफी को आप हाथ से लिखें तो वो ऐसा लगता है कि उसमें पर्सनल टच आता है। तो इसे हम लोग को पेंटिंग में इसको हमने इन्वॉल्व किया जैसे कंपोजिशन का एक एलिमेंट हो। ये मेरी पेंटिंग्स में कंपोजिशन के एक एलिमेंट की तरह ही आई है। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ पुराने, एक ये पोथी है, तो ये पोथी है भगवत पुराण की। ये आप देखें इसमें, तो इसमें एक तरफ खाली मिलेगा आपको और एक तरफ ये पूरा भरा है। इसे पूरी पोथी है, इसमें कई जगह बीच बीच में ये चित्र बनाने के लिए स्थान छोड़ दिए गए हैं। तो ये अब आर्टिस्ट के पास आई है, पहले कैलीग्राफर ने अपना काम कर दिया, उसने पोथी पूरी लिख दी है, पूरी डेकोरेट कर दी है, और अब ये चित्रकार के पास आई है कि वो इसमें चित्र बना दे। तो इस तरह भी ये पोथी जब बनती थी तो इस तरह भी काम होता था। कई बार चित्र पहले बन जाते थे और लेखन बाद में होता था। अमूमन होता ये था कि पहले आप उसमें कैलीग्राफी करेंगे और बाद में चित्र बनेगा। ये हमारे एक मैं आपको ये जो है पर्शियन आर्ट का, इस तरह से कैलीग्राफी को हम लोग डेकोरेट करते थे।
ये मिसेस जैकलिन कैनेडी ने मेरे फादर को कुछ लिख कर दिया था उनके अप्रिसिएशन में। उसके बाद फिर इसको हमने डेकोरेट किया है, जैसे पर्शियन कैलीग्राफी को डेकोरेट किया जाता था, ये पर्शियन आर्ट है, उसे हमने एक मॉडर्न लुक दिया है। इसमें इंग्लिश में एक लिखा हुआ है कमेंट मिसेस कैनेडी का, और उसको फिर हमने बाद में डेकोरेट किया है। ये इस तरह भी होता है। और अब हम जो कर रहे हैं कि आप देखें, जैसे ये एक पोथी है, ये पुराना ग्रंथ है, देख पा रहे हैं आप लोग? जी तो इस जी पोथी दिखाई में दे रहा इसका इसका जो एक कंपोजिशन है, इसमें आप देखेंगे ऊपर के लेटर्स थोड़े छोटे लिखे हुए हैं, फिर बीच में गैप है, फिर थोड़े मोटे लेटर्स लिखे हुए हैं, दोनों तरफ इसमें हाशिए डाले हुए हैं रेड कलर का, और नीचे फिर छोटे लेटर्स में लिखा हुआ गया। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो उसमें बोल्ड लेटर्स में है, और जो कम इम्पोर्टेंट है वो ऊपर और नीचे, कॉमन जो बात है वो ऊपर और नीचे आ रही है, वो छोटे लेटर्स में आ रही है। तो ये कंपोजिशन का तरीका हो गया, ये एक बताने का भी तरीका हो गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये हमारे मेवाड़ की तरफ का लिखा हुआ ग्रंथ है भगवत पुराण का। इसी से प्रभावित होकर मैंने एक गंगा जी पर चित्र बनाया। तो वो चित्र कैलीग्राफी ही है, वो कैलीग्राफी कोई चित्र है। तो ये देखें आप इसमें कि ऊपर कुछ जो लेटर्स हैं वो छोटे हैं, फिर कुछ बड़े लेटर्स आ गए हैं। तो इस तरह पूरा इसको कंपोज किया है। बीच बीच में इसमें डॉट्स हैं, तो डॉट्स ये बताने के लिए कि ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये इस तरह पूरी पेंटिंग है। और मैं एक पेंटिंग का जिक्र करूंगा कि जैसे गंगा जी के सहस्त्र नाम, गंगा जी के 1000 नाम हमने लिखे थे। तो गंगा जी के 1000 नाम लिखेंगे तो आप उसको सीधे सीधे छपे हुए भी मिलते हैं। तो इसमें एक नया प्रयोग हमने किया कि इन नामों को इस तरह लिखा कि ये पूरी एक पेंटिंग कहलाए। आप इसमें देखें कि ये लेटर्स को बिल्कुल फ्लो में लिखा हुआ है, जैसे बह रहे हैं कुछ, एक बहाव, एक लहर, लहर का इसमें पूरा इफेक्ट दिया हुआ है। ये गंगा जी के 1000 नाम इसमें लिखे हुए हैं इस तरह। तो ये पूरी एक पेंटिंग है 2 फीट की, और इसमें देख पाए आप तो इसमें लहर बनाई है मैंने हाथ से, और फिर ये लेटर्स लिखे हुए। तो लेटर्स में इटसेल्फ इतना फ्लो है कि कोई इसको संस्कृत को नहीं भी जानता है, कोई हिंदी नहीं भी पढ़ना जानता, उसको पता लग रहा है कि कुछ पानी की बात हो रही है, कुछ लहरों की बात हो रही है, कुछ कुछ चलायमान है, कोई चीज़ है वो, तो लेटर से भी पता लगता है हमको कैलीग्राफी। तो ये इसको एक कंपोजिशन का एलिमेंट मान के, कैलीग्राफी को कंपोजिशन का एक एलिमेंट मानकर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने कई नए भी लिखे हैं टेक्स्ट, जैसे ये एक टेक्स्ट देखें कि अब ये पूरा एक कंपोजिशन है, ये बिल्कुल नया बना हुआ है, लेकिन एक इसको, इसमें कंपोजिशन वैल्यू के, इसमें कलर बैलेंस है, इसमें बिल्कुल आपका मतलब लाइंस कहाँ आनी चाहिए, बॉर्डर कहाँ आना चाहिए, कितना बॉर्डर होना चाहिए, कितना इसमें कलर, कौन सा कलर किस तरफ आएगा, ये उस तरह लिखा हुआ है। मतलब पेंटिंग है ये, और इसको मैंने कैलीग्राफी, मैं इसको कैलीग्राफी ही बता रहा हूँ। अब ये एक छोटा सा पन्ना है, ये पुरानी हमारे पोथी के स्टाइल में लिखा हुआ है, नया लिखा हुआ है, लेकिन ये पोथी की तरह इसको कंपोज किया है। साइड में एक डॉट लगा दिया और इस तरफ पूरा आपने इस स्क्रिप्ट लिख दी है, तो उससे ये पूरा पन्ना एक कंपोजिशन है। आप इसको फ्रेम करा के लगा सकते हैं कि एज अ पेंटिंग। तो ये कुछ हम नई चीज़ें इसमें लाए हैं कैलीग्राफी में। जैसे ये मैंने कैलीग्राफी, तो इसमें आँखों से संबंधित एक कुछ लिखा है, 2 लाइनें आँखों से संबंधित लिखी है, नीचे आँखें बनाई है। तो इसको इस तरह हम पेंटिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको। तो ये मेरे लिए एक कंपोजिशन में एक एलिमेंट है, ये कंपोजिशन का मेन एलिमेंट है कि हम इसको, कैलीग्राफी को अपनी पेंटिंग में इस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो पहले पेंटिंग और कैलीग्राफी दोनों अलग अलग थी, अलग विधा थी। अब इसको, इसमें बहुत सी संभावना है कि कैलीग्राफी में आप इसको किस तरह यूज़ करें, कैलीग्राफी को किस तरह आगे बढ़ाएं। क्योंकि कैलीग्राफी में अब जो डिजिटल आ रहा है, डिजिटलाइजेशन से पहले
आप अपना क्रिएटिव जो आप अपनी क्रिएटिविटी किस तरह यूज करें कि उसको वो पेंटिंग भी हो और पेंटिंग के साथ उस कैलीग्राफी को देखने में मजा आए। वो कैलीग्राफी ये जो जैसे विजुअल है, अपने आंखों से इसे देखते हैं तो आंखों को जब अच्छा लगेगा तो उसको पढ़ने की इच्छा होगी कि इसको पढ़ें, क्या लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है। और अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहा है, मोस्टली हमें अरेबिक जो भाषा में है या जो पर्शियन भाषा में जो ये कैलीग्राफीज हैं जो हम मुगल पन्ने देखते हैं आज, उनकी भाषा नहीं भी समझ में आती तो वो, लेकिन वो इतना इतना सुंदर उसमें डेकोरेशन किया हुआ होता है, इतना बारीक काम किया हुआ होता है, इतना इंट्रिकेट वर्क है कि उसमें हम उसको बहुत दिनों तक देखते रहें तो भी मन नहीं भरे। तो फिर धीरे धीरे उसमें जानने की भी इच्छा होती है। वो एक आकर्षण के लिए इसमें इसको डेकोरेट किया है, इसको आकर्षण के लिए हमने इसमें ये एलिमेंट यूज किया है। तो इसी तरह मैं आशा ये करूंगा कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसमें इनोवेशंस करे और इसको फॉन्ट्स की तरह के इसको लिखने के तरीके में और इसको किस तरह बढ़ाए। तो इसी के साथ मैं सुरेश जी का धन्यवाद हाँ फिर दोबारा सर। करना चाहता हूँ और सर आप सभी का। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है, लेकिन मैं एक और थोड़ा सा जानकारी इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बोलिए सर। कैलीग्राफी लिखी है तो क्या लयात्मक रूप से तो विजुअली वो दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ उसका जी। भाव पक्ष का रेलेवेंस कितना है पेंटिंग से, उस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। भाव पक्ष का रेलेवेंट जैसे आप उसकी लय है वो लय बताती है। जैसे मैंने ये तो एक उदाहरण दिया है कि आपको पानी का एक उदाहरण था कि हम गंगा गंगा जी के सहस्त्र नाम, एक चीज गंगा जी के 1000 नाम लिख रहे हैं तो गंगा जी क्या चीज है? गंगा जी एक नदी है, पानी है उसमें। तो उसको पानी को हमने मेन एलिमेंट बनाकर उसको कंपोजिशन में इस तरह यूज किया है कि वो एक लहर सी दिखे। तो लेटर्स भी इसी तरह लहर में दिखे। इस तरह हम यूज कर सकते हैं कि हवा का अलग बना सकते हैं। हम पांच तत्व हैं, पांच तत्वों को अलग बना सकते हैं, पांच तत्वों को अलग कैलीग्राफी में कंपोज कर सकते हैं। मैंने पांच तत्वों पर भी एक पेंटिंग बनाई, लेकिन वो वॉल पर है। फिलहाल मेरे पास उसका चित्र उपलब्ध नहीं है, हरिद्वार में है एक चित्र। तो वो बड़ा पेंटिंग है। तो उसमें कैलीग्राफी का काफी यूज है। वो हमारे पांच एलिमेंट जो हैं उस पर बनाई गई है उसमें। तो इस तरह इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत से कंपोजिशन के इसमें संभावनाएं। आप इसको मॉडर्न इसमें लेके चल रहे हैं। जैसे फर्ड में कई जगह स्क्रिप्ट्स लिखी देखी देखते हैं हम, तो फर्ड की स्क्रिप्ट को लेके भी बहुत कम काम हुआ है। अगर फर्ड की स्क्रिप्ट को लेके कोई नए स्टूडेंट्स काम करना चाहें तो वो इसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं कंपोजिशन में। जी सर, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी हेतु। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस जानकारी से कला दर्शन के नए पक्ष उद्घाटित होंगे और शोध के इच्छुक जो शोध छात्र हैं उनको इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो पुनः बहुत बहुत आभार सर। सुरेश जी आप यहाँ सभी का धन्यवाद साहब। सुरेश जी एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा मैं। जी जी सर। साहब। वीरेंद्र जी भी मेरे कथन से मतलब एग्री करेंगे। मतलब वो ये कि भाव की बात अभी आप कर रहे थे तो यहाँ अपने राजस्थान में राग रागिनी पेंटिंग्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। जी और ये राग रागिनी पेंटिंग अपने जयपुर में अगर लें तो सिटी पैलेस में भी है और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में भी है। तो राग रागिनी पेंटिंग में बहुत सुंदर तरीके से भावों का चित्रण किया गया है। और उसके साथ साथ इसका जो लिंक है उसको मतलब जोड़ा गया है इसके साथ आपके गायन के हर राग के साथ। जी तो वो है, लेकिन वो सर जैसे कोई राग समझता होगा तो वो जी क्लिष्ट है। वो जी क्लिष्ट इसलिए है, वो हार्ड, वो टफ इसलिए है कि जनरल लेमैन के लिए इसलिए टफ है कि उसमें आप देखेंगे पहले तो आप दोहा समझें, जी फिर आपको पेंटिंग की समझ होनी चाहिए कि कौन सा कलर इसमें इस राग में ये वाला कलर क्यों लगाया गया है। ये जी शाम की राग है इसलिए इसमें ये ठंडे कलर से लगाए गए हैं। ये राग आपका दोपहर में गाया जाता है इसलिए इसमें गर्म कलर लगाए गए हैं। और बिल्कुल इसमें इस तरह एक आदमी को क्यों बताया, इसमें राधा को ही क्यों बताया, इसमें कृष्ण राधा कृष्ण क्यों नहीं बताया। तो ये बहुत क्लिष्ट विषय हो जाता है। हालांकि है वो बहुत अच्छी, लेकिन वो केवल विद्वानों के लिए सीमित हो गया वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो कोई ये जो कैलीग्राफी है, जो पेंटिंग की तरह हम इसको कैलीग्राफी को करना चाह रहे हैं, तो इसमें ज्यादा हम क्लिष्ट ना हो।
हम इसको जितना सरल बना सकें, जितना सहज बना सकें, मेरी दौड़ वो है कि मैं इसको कितना सहज बना पाता हूँ लोगों के लिए। क्लिष्ट काम तो हो ही चुका है, क्लिष्ट काम तो कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, राग रागनियों की चित्र हम भी बना रहे हैं, उसमें दोहे लिखते हैं, लेकिन वो पहले तो दोहे को कोई समझेगा जनरल लेमन, फिर उसको पेंटिंग की समझ होनी चाहिए, पूरे एलिमेंट्स की समझ होनी चाहिए, कंपोजिशन की समझ होनी चाहिए, तो वो बहुत क्लिष्ट हो जाता है सब लोगों, जनरल लोगों के लिए। तो मेरा ध्यान है कि इसको कितना सरल बनाया जाए, कैसे सरल बनाया जाए। जी, जस्ट एक प्रारंभिक रूप फ्लो से देके, लेटर्स को फ्लो देके आप बता सकें कि ये पानी का बहाव है, सिर्फ लेटर्स को फ्लो देके एक हवा का इफेक्ट दे सकें आप उसमें किसी लेटर में, तो ये पता लगे कि ये लेटर कितना लाइट है, वो बिल्कुल हवा की तरह ही है, उसको बहुत सॉफ्ट बनाते हैं हम। तो ये एक जनरल आदमी की समझ में आता है, जो जनरल केवल हिंदी समझता है उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने अपनी जो शेर व शायरी करता हूँ उसमें कैलीग्राफी का यूज करना चालू किया, कि उसको कैलीग्राफी देखकर ही कोई पढ़ेगा, या कोई पढ़ने वाला को उसको कैलीग्राफी पसंद आएगी। तो मेरा उसको पूरा जोर है इसको सहज बनाने में, सहज और सरल बनाने में। जी, तो रोचकता का शुरुआत करने के लिए कैलीग्राफी का या बाह्य सुंदरता का होना एक प्रारंभिक चरण के रूप में है, जो बिल्कुल बहुत ही प्रारंभिक चरण है, प्रशंसनीय है। और इसी से लोगों का जुड़ना अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से और अपने भावों से आरंभ होता है। तो इस क्रम में जो आप प्रयास कर रहे हैं और जैसा आपने अभी बताया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके ज्ञानवर्धन इस व्याख्यान के लिए। पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब।